मित्रों नमस्कार। काफी समय के बाद जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश पर एकाग्र का आयोजन किया जा रहा है। अ, इस प्रयास में हम लोग महत्वपूर्ण कवि, आलोचक, भागवत जीवित होते तो आज 85 वर्ष के होते। अ, हम सभी जानते हैं कि 1939 में उनका जन्म हुआ और 2012 में वे इस दुनिया को छोड़ते हैं। अपने शब्दों में, अपने विचारों में, कविताओं में, आलेखों में वे लगातार किस तरह आम जनों के साथ जुड़े रहते हैं, ऐसी कई कविताएं हम यहाँ पर उद्धृत कर सकते हैं। वे अपनी कविताओं में संवाद को बड़ा ही महत्व देते रहे और किसी तरह की अनावश्यक बुद्धिजीविता से बचते रहे। सहजता, सरलता और बिल्कुल आम जनों को लेकर लिखी गई ऐसी कई कविताएं हैं जो उन्हें एक बड़े कवि के रूप में हमारे बीच दर्ज करती हैं। कई ऐसे आम फहम दृश्य हैं जो उनकी कविताओं में आकर बड़े ही विशेष बन जाते हैं, और विशेष ना भी बने तो वे अनुभव जिस तरह से आते हैं, वे चीर परिचित दृश्य कहीं न कहीं हमारे जेहन में टक जाते हैं कि भगवत रावत जैसा कवि कैसे उन दृश्यों को अपनी कविताओं में उतार पाया। और वे दृश्य उनके यहाँ किसी न किसी ढंग से और बड़े ही सशक्त रूप में हमारे समक्ष आते हैं। गृहस्थी को लेकर, महिलाओं को लेकर कई ऐसी कविताएं हैं। मां पर केंद्रित उनकी बहुत सारी कविताओं की चर्चा की जा सकती है, मगर मैं यहाँ एक छोटी कविता उद्धृत करना चाह रहा हूं जिसका शीर्षक है उसकी थकान। बहुत ही सामान्य ढंग से लिखी गई कविता, मगर कैसे इन कुछ एक पंक्तियों में वह कविता बड़ी बन जाती है, इसकी एक वानगी देखें। भागवत रावत जी की कविता उसकी थकान। कोई लंबी कहानी ही बयान कर सके शायद, कोई लंबी कहानी ही बयान कर सके शायद उसकी थकान, जो मुझसे दूर, जो मुझसे 2 बच्चों की दूरी पर न जाने कब से क्या क्या सिलते हाथों में सुई धागा लिए ही सो गई है। देखिए, एक छोटी सी कविता लेकिन कितनी बड़ी बात कह जाती है। एक गृहस्थन की असमाप्त दिनचर्या को हमारे सामने लाती है। मित्रों, इस कड़ी में हम आज चिरपरिचित कवि, गद्यकार और संपादक लीलाधर मंडलोई जी को सुनेंगे। भगवत रावत जी से उनके क्या संबंध रहे, कैसी आवाजाही रही दोनों लेखकों के बीच, ऐसी कई बातें आज मंडलोई जी हमसे साझा करेंगे। उनकी कविताओं पर चर्चा करेंगे और स्वयं लीलाधर मंडलोई जी के लेखक की शुरुआत जब हो रही थी, उन दिनों भगवत रावत जी के साथ जो आना जाना था, जो एक संबंधों का, एक लेखकीय संबंधों का जो सिलसिला था, वह कैसा था, इसे भी जानेंगे। तो आइए उन्हें आमंत्रित करते हैं, मंडलोई जी को। जी मंडलोई साहब, नमस्कार, स्वागत। नमस्कार नमस्कार। देखिए, क्या है कि अरुण कुमार जी, सबसे पहले तो मैं इस बात की बधाई आपको देता हूं कि आप कम से कम उन लोगों को जो अपने कालखंड में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, जिन्हें रचनाकार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त रही है, और अब वो कुछ विस्मृति के साये में चले गए हैं, उन्हें आप
चर्चा के केंद्र में लाने का बहुत रचनात्मक प्रयास करते हैं, तो इस बात की तो आपको बधाई। भगवत रावत साहब की बात जब करें तो हम लोगों का संबंध जो था वो प्रथमतः तो ये था कि जिस कॉलेज में भगवत रावत जी पढ़ाते थे, वहाँ मैं बीए इंग्लिश लिटरेचर का छात्र था, और जिसमें हिंदी भी एक विषय हुआ करता था। लेकिन आप कहिए कि ये दुर्योग था कि जिस वक्त मैं 70-71 में भोपाल रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भोपाल के उस कॉलेज में गया, तो वहाँ भगवत रावत नहीं हुआ करते थे। वो उस समय मैसूर में पदस्थ थे, और जब मैं तीसरे वर्ष की पढ़ाई लगभग समाप्त कर रहा था, तो उस वक्त उनका आना हुआ और एक परिचय हुआ। उस समय तक मैं अपनी कॉलेज मैगजीन प्रज्ञा का संपादक हो चुका था, और उसमें हमारे मार्गदर्शक थे आरपी सक्सेना साहब, जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में लिखा करते थे। तो जब रावत जी आए तो उनसे मेरा परिचय हुआ, लेकिन वो परिचय जो साक्षात परिचय था, एक तरह से कह लें कि एक दूसरे का, उसके बहुत पहले से उनकी कविताओं को मैं पढ़ता रहा था। और वो उम्र कोई ऐसी उम्र नहीं थी कि आप बहुत गंभीर किस्म के अध्येता हों, लेकिन एक पत्रिका का संपादक था तो हिंदी के साहित्य को भी लगातार पढ़ा करता था। ये भी दुर्योग है कि प्रत्यक्ष रूप से मैं उनका शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि वो शिक्षक थे तो मैं उनका छात्र होने की तमन्ना रखता था, पर वो वैसा हुआ नहीं। लेकिन कॉलेज से बाहर और भोपाल के समाज में उनके साथ एक राब्ता मेरा था। वो एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि वो अपने समय के जो युवा पढ़ने लिखने वाले थे, उनसे वार्ता में रहते थे। तो उनका एक सत्संग मिला, लेकिन वो सत्संग भी लगभग कह लीजिए कि दूर और पास के बीच का ऐसा सत्संग था, जहां मैं सीधे सीधे उनका शिष्य साहित्य में नहीं था, और लेकिन एक स्पेस थी कि साहित्य के सत्संग में उनके दरवाजे को कभी भी खटखटा के उसमें प्रवेश किया जा सकता था। तो उनके घर पर उन्हें सत्संग में सुना, और जितने भी बड़े रचनाकार उनके घर आते थे तो उनको भी सुनने का एक अवसर मेरे पास था। तो ये हम लोगों के बीच का जो प्राथमिक संबंध था वो लंबा चला, और वो मेरे ख्याल से दो हिस्सों में चला। पहला हिस्सा था कॉलेज का, और कॉलेज के जीवन समय का, जो कि 70 से 75 के बीच में रहा। और दूसरा समय है 1990 से उनके निधन हो जाने तक। तब तक मैं ऑल इंडिया रेडियो भोपाल में आ चुका था, और साहित्य और संस्कृति के कार्यक्रमों के बहुत सारे आयोजन करता था, जिसमें वो लगातार आते थे और दूसरे बड़े साहित्यकार आते थे, और सभी कलाओं के लोग आते थे। तो उनके साथ एक सिलसिला शुरू हुआ बैठने का, जिसमें भोपाल के दूसरे लोग भी बैठा करते थे। डॉक्टर कमला प्रसाद थे, राजेंद्र शर्मा थे, राजेश जोशी थे, रामप्रकाश त्रिपाठी थे, और नए से नए लोग, या बाहर से चंद्रकांत देवताले आते थे, विनोद कुमार शुक्ल आते थे, इवन उस समय अशोक वाजपेयी हुआ करते थे। तो
ये सब एक ऐसा सिलसिला था जो चल रहा था और ये जानना ज़रूरी है कि वे सिर्फ़ अध्यापक नहीं थे, कवि और आलोचक थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक हुए और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक और संपादक यानी कि साक्षात्कार के संपादक रहे। इसके अलावा मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष भी थे और वसुधा पत्रिका का संपादन करते थे। तो उनकी साहित्य और संस्कृति की जो चेतना थी वो बहुआयामी थी और चूंकि वो विभिन्न पदों पर थे, लगातार सक्रिय थे और साहित्य और संस्कृति के समाज में उनकी एक उपस्थिति थी, तो इस तरह से एक गहरा अपनी तरफ से राग था और उस राग में ही मैं उनके पास और उनके साहित्य के पास पहुंच सका। जी अर्पण जी। जी बिल्कुल। और मंडलोई साहब, आपने आकाशवाणी में रहते हुए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, हम सभी लोग जानते हैं। उन गोष्ठियों में भगवत रावत जी कई दूसरे लेखकों के साथ आते जाते रहे, तो उन दिनों से जुड़ी कुछ यादें, कुछ ऐसी बातें जो हुई हो, कुछ ऐसी उल्लेखनीय याद हो तो उसे भी साझा करें। देखिए, एक बात तो ये है कि जो सबसे पहले आयोजन जो मैंने किया था वो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिटरेरी सेक्रेटरी के रूप में किया था और ये एक ऐसा आयोजन था जो मेरे जीवन में बहुत नियामक हुआ और वो किस तरह से हुआ वो ये था कि एक नशिस्त हम लोगों ने करने की सोची और उसका दायित्व मुझे दिया गया था। तो उस नशिस्त में जो लोग आए जिन्हें व्यक्तिगत रूप से जाकर मैंने आमंत्रित किया, उसमें थे दुष्यंत कुमार थे, उसमें जानिसार अख्तर थे, कैफ भोपाली थे, शेरी भोपाली थे, फजल ताबिश साहब थे, भगवत रावत जी थे और हमारे कॉलेज में हमारे एक सीनियर बहुत उस दौर के महत्वपूर्ण कवि थे अजीत चौधरी, वो थे। तो ये जो नशिस्त आयोजित की थी, उस नशिस्त में जो एक एंगल था वो था उर्दू और हिंदी, इन दोनों भाषाओं के साहित्य, खास तौर पर कविताओं के रंग और रूप और तेवर देखने का था। वो मेरे जीवन की पहली इवेंट थी जो मैंने की थी और मुझे याद आता है कि उसमें भगवत रावत ने जो कविता पढ़ी थी जो कहीं उनके संग्रह में दिखाई नहीं देती, वो कविता थी 440 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता में सफल विजेता की तरह, और इस तरह से एक लय में वो कविता चलती है। तो चूंकि वो कविता फिर किसी संग्रह में दिखाई नहीं दी, इसलिए वो उसकी जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं वो मुझे याद रही और बाद में मैं उन्हें याद दिलाता भी था कि उस कविता का कभी आपने कोई प्रकाशन नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो कविता छूट गई। तो इस तरह से उन्होंने कुछ कविताएं पढ़ी थी, उसमें मैं याद करता हूँ कि शायद समुद्र के बारे में उनका जो संग्रह आने आने को था या उसकी तैयारी रही होगी, उसमें से भी उन्होंने दो एक कविताएं पढ़ी थी। तो मेरी जब उनसे उनके काव्य पाठ के बाद बहुत ही अ, युवा एक तरह से जो क्वेरी हो सकती है, तो मैंने ये कहा था कि आपकी कविताओं में एक बहुत गहरी लय है और आप कविताओं में अपने सामने जो पाठक हैं या जो श्रोता है उनको संबोधित करते हैं। तो इसके पीछे क्या है? तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए, कविता में एक बात तो ये है कि अ, उसे बातचीत की शैली शैली में
होना चाहिए, और अगर वो वैसी होती है तो वो अपने पाठकों तक और श्रोताओं तक पहुंचती है। तो ये एक चीज थी जो मुझे उस समय की याद है। इसके अलावा एक और चीज याद है कि वो अपनी कविता में बुंदेलखंड के शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते थे। अच्छा, मैं भी बुंदेलखंड का हूँ, इसलिए मुझे उन शब्दों की जानकारी भी थी। ईसरी उनके भी प्रिय कवि थे, मेरे भी प्रिय कवि थे। ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, मैंने कहा था कि 2 दौर थे। एक 70-75 का दौर था और एक 90 से बाद तक का दौर था। तो 90 के बाद के दौर में फिर ऑल इंडिया रेडियो में जो उनका काव्य पाठ हम लोगों ने कुछ और कवियों के साथ किया, तो वहाँ जो अ, एक वीआईपी रूम होता है, उसमें कार्यक्रम के पहले बातचीत का एक सिलसिला होता है कि भई आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो उससे जो आदमी प्रोग्राम को कंडक्ट करता है तो उसको थोड़ी-सी सुविधा होती है। तो वो वहाँ बातचीत हो रही थी, तो मैंने वहाँ एक सवाल उनसे फिर किया कि ये जो बुंदेलखंड की यानी कि बुंदेली में लिखी हुई जो कविता है, जैसे ईश्वरी है, इनका या गंगाधर व्यास है या ख़याली राम है, जो 3 प्रमुख कवि थे, तो क्या इनका कोई प्रभाव अ अ, आपके ऊपर आया? अ, क्योंकि वो शब्द तो सभी आते हैं और ईश्वरी को लेकर तो उन्होंने कविताएँ भी लिखी थी। तो उन्होंने स्वीकार किया था कि हाँ, विशेष रूप से ईश्वरी का मेरे ऊपर प्रभाव है। अगर आप उनकी कविताओं से गुज़रते हुए देखें, तो आपको उसमें बुंदेलखंड की एक जो किस्सा गोई होती है, एक जो सॉन्ग होता है वहाँ, एक लोक फॉर्म, और वहाँ के जो मुहावरे हैं, जो लोकोक्तियाँ हैं, उनका बहुत सुंदर उपयोग वे अपनी कविता में करते थे। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर मुझे सही-सही याद आता है, तो उनकी एक कविता में ये जो मैं कह रहा हूँ वो पूरा दिखाई देता है, और उनकी एक कविता है अच रूप कुमार कथा। तो ये जो रूप कुमार कथा है, तो उसमें उनकी ये दास्तान गोई या बातचीत का या कथा कथन का वो रूप मिलता है। ऐसे ऐसे एक राजा हते, हर कहानी यहीं से शुरू होती है। कहानी कहने से पहले मम्मा लगाते थे लगाम, कहानियों से झूठी, बातों से मीठी, बातन के घोड़ा पर शक्कर-पारे की लगाम, घोड़ा चलो साथ, क्रिक दुम, क्रिक दुम, क्रिक दुम। तो ये आप देखिए कि वो अ बुंदेली अ, संस्कृति और साहित्य और कथा कथन से किस तरह से अपनी कविता को समृद्ध करते थे। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो लोक से उनके यहाँ मिल जाते हैं, और वो बुंदेली में बात भी किया करते थे। घर में भी बात करते थे, और मिसेस रावत भी बात किया करती थी। मैं भी उनसे बुंदेली में कभी-कभी बात कर लिया करता था। तो एक तो भाषा के स्तर पर, और दूसरा कविता के स्तर पर उनको समझने की एक चेष्टा मैंने लगातार की है, और मुझे ये समझ में आया कि वे 2 स्तर पर दिखाई देते हैं। एक तो पारिवारिक स्तर पर बहुत घरेलू किस्म की अ, बुनत और बनत थी उनकी, जिसमें अम्मा की बातें जैसी कविताएँ आती हैं, और बहुत सारे रेफ़रेंस आते हैं वो घर में, चाहे वो श्रीमती रावत को लेकर हो या परिवार को लेकर हो, अ, खाना बनाना हो, या बहुत सारे स्मृति प्रसंग हो, वो सब के सब बुंदेलखंड के बैकड्रॉप से
उनकी कविताओं में चले आते हैं। और वो कविता में कथा कहने वाले कवि थे। एक नरेशन लगातार चलता रहता है, और खासकर उनकी जो लंबी कविताएं हैं, सुनो हीरामन है, अथ रूप कुमार कथा है, या दिल्ली की आबो हवा और है, इन सब में आपको कथा का एलिमेंट मिलेगा। और जहां वो पॉलिटिकल कविताओं की तरफ जाते हैं, तो वो बहुत मित कथन में होती हैं। वहां कोई लाउडनेस नहीं है, सिर्फ संकेत ज्यादा दिखाई देते हैं। और यथार्थ को लेकर, सामाजिक यथार्थ को लेकर उनका जो आग्रह था, वो राजनीतिक यथार्थ से ज्यादा था। तो ये बात है। और कई कई ऐसे आयोजन होते थे या बैठकें होती थी, उसमें वे अपनी इस बात को खास तौर पर उल्लेख करते थे। उनकी वाक्य रचना भी, अर्पण जी, वो संवाद के शिल्प में होती थी, और बाकायदा उनकी कविताओं में संवाद अवतरित होते थे। तो ये एक बात थी, लेकिन वो एक माहौल था। देखिए, उस माहौल में तब एका बहुत था, आपसदारी थी, समझदारी थी, और बड़े अर्थों में कहें तो एक रागदारी थी, जो भोपाल की उस अदब की दुनिया का एक बड़ा किरदार था। लेकिन आज वो किरदार नहीं है। दरअसल क्या है कि किरदार बनाने वाले वो लेखक होते हैं जो उस शहर को अपनी तरह से रचते और बसाते हैं। तो उनकी जो कई भूमिकाएं थी, उसमें उन्होंने ये काम संभव किया। जी, बिल्कुल। और स्वयं भोपाल को लेकर उनकी कितनी यादें हैं। कई ऐसे कार्यक्रमों में दूरदर्शन पर भी, स्थानीय चैनल पर जो हम सुनते हैं उनको, उसमें किस तरह वे नए भोपाल और पुराने भोपाल को लेकर भी अपनी बात रखते हैं। और जीवन को लेकर, जीवन की गहमा-गहमी को लेकर उनके यहाँ कविताएँ बहुत ही सरल ढंग से उपजती हैं। मुझे लगता है मंडलोई साहब की यह जो बात है, उन्हें एक खास कवि के रूप में यह बात स्थापित करती है। आपने भी उनसे जुड़ी कई बातें की। उनके साथ कहीं कभी कोई मंच साझा करना हुआ हो, किसी यात्रा पर गए हों, ऐसी कोई बात हो तो वह भी बताएँ? या और कोई ऐसी याद, अंतिम दिनों की कुछ यादें? देखिए, क्या है कि मैं तो खानाबदोश रहा। मैंने कहा कि 2 ही पीरियड उनके साथ मिले, और चूँकि भोपाल से हूँ, तो भोपाल बार-बार जाता हूँ, और उनके साथ बहुत सारी यादें हैं। वो मेरे घर पर भी रुके जब मैं रायपुर में था, और हमने एक बड़ा कविता का कार्यक्रम किया था, जिसमें भगवत रावत के अलावा विनोद कुमार शुक्ल भी थे, बहुत सारे स्थानीय कवि थे। तो वो घर पर साथ में रुके, और मैं उस समय अपने 2 दोस्तों के साथ वहाँ रहता था। यानी कि एक ही कमरे का मकान था, और किचन था। तो उसमें जो कथाकार है लक्ष्मी चोपड़ा हुआ करते थे, और एक सीके पाल हमारे दूसरे मित्र हुआ करते थे। तो हम लोगों ने रावत जी को तो जो एक मात्र ठीक-ठाक अच्छा-सा पलंग था, वो दिया रुकने के लिए। और उस ज़माने में स्टोव हुआ करता था, तो हमने बाकायदा उनको खाना-वाना बनाकर खिलाया, और जो भी संभव था वो किया। और उस दौर में उनको लेकर रायपुर में काफ़ी, जिसे आप कहें कि घूमना-फिरना, थोड़ी-सी आवारगी, थोड़ा-सा छूट लेना, ये सारी चीज़ें की। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि वो चूँकि शिक्षक भी रहे थे, तो गुरु के साथ एक दूरी होती है। अ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग वो तमाम तरह की
जो शरारतें होती हैं, जो लतीफेबाजी होती है, या जो कुछ कहना होता है तो कहते हैं, तो वो सब हम लोग कहते थे। तो वहाँ मैंने एक छूट लेते हुए उनसे कहा कि देखिए, आपके विद्यार्थियों से चाहे वो मेल हो या फीमेल, उनके साथ बड़े अच्छे संबंध होते हैं। आप उनसे बहुत अच्छी बातें करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, ये भी देते हैं, मतलब ये एक और शिक्षा देते हैं, दूसरा साहित्य संस्कृति के बारे में भी उनसे बात करते हैं। और आप अपने विद्यार्थियों का माथा चूमते हैं, इसके पीछे क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक तरह से स्नेह ही है। हाँ, सार्वजनिक रूप से अगर होता है तो लोगों को शायद थोड़ा-सा वो लगता हो, लेकिन अ, इतना इंटीमेट अगर आप अपने विद्यार्थियों से नहीं होंगे, या उनके किसी बात पर आशीर्वाद या शाबाशी या स्नेह नहीं देंगे, तो गुरु और शिष्य के संबंधों में एक दूरी रहती है। तो मैं उस दूरी को पाटने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से कई बातें थी जो हम उनसे अ, कर लेते थे। तो अ, वो इसी तरह के संबंध थे, और जब भी जाते थे तो बहुत सारे ऐसे मित्र हैं। अ एक तो बात ये है कि शुरुआती दौर में 2 ही नाम ऐसे थे। मैं 70s से शुरू करके और 90s के बीच तक की स्मृतियों में जब जाता हूँ, तो चाहे चंद्रकांत देवताले आ रहे हों, चाहे विनोद कुमार शुक्ल आ रहे हों, चाहे मंगलेश डबरार आ रहे हों, चाहे विष्णु नागर आ रहे हों, या जो जगह-जगह से जो लिखने पढ़ने वाले आते थे, वो अनिवार्य रूप से भगवत रावत के यहाँ मिला करते थे। वो उन्हें आमंत्रित भी करते थे, और लोगों में एक इच्छा भी होती थी कि भगवत रावत के यहाँ जाएँ। उनका जो आतिथ्य भाव था वो बहुत अच्छा था, और पूरा परिवार उस आतिथ्य भाव में शामिल होता है। तो ये एक जो गुण था, वो गुण मैं समझता हूँ कि कम लोगों में रहा है। तो प्रगतिशील लेखक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते, वसुधा के संपादक होने के नाते भी उनका एक प्रतिष्ठा वाला स्थान था। और ये बातें अपने आप में मुझे लगता है कि किसी के व्यक्तित्व को लेकर रेखांकित की जानी चाहिए। जी। और आपने शुरुआत में उनके आलोचक पक्ष पर भी बात की कि वह भी समान रूप से उसका अपना एक महत्व है। और आपके इस पुस्तकालय में जहां आप बैठे हैं, कई सारी उनकी किताबें थी, मगर आप कह रहे थे कि ओम भारती जी, दिवंगत ओम भारती जी उन्हें ले गए, और उसकी उन किताबों की कमी थोड़ी खलती है। तो उसमें मैंने एक एक चीज ये की कि फिर अब जब आपका इसरार था, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। तो कहीं से जुटाई भी, तो पर्याप्त रूप से अपने आप को रिफ्रेश कर लिया है मैंने, नहीं, चाहे मैं यह कहना कविताओं के चाह रहा हूँ संदर्भ कि में। आप कैसे उनकी किताबों के साथ निरंतर अपनी एक गति बनाए रखे, उनकी रचनात्मक यात्रा के गवाह रहे, शुरुआत में विद्यार्थी के रूप में और बाद में एक लेखक के रूप में। तो कविता का दूसरा पाठ और प्रसंग और उनकी कुछ और किताबें भी आपके यहाँ आज भी सुरक्षित हैं। आपने उनके संपादक पक्ष की चर्चा की, तो कहीं उनके संपादन में आपकी कुछ चीजें आई हो, आपकी कुछ एक रचनाओं पर उनके कुछ विचार आए हो, तो उसे भी बतलाएं, ताकि हम उनके एक संपादक पक्ष को भी समझ सकें, या और ऐसे भी आपकी या किन्हीं और की भी देखिए, संपादक। जहां तक उनका संपादन का मामला है, तो 2 तरह का संपादन था। एक तो ये था कि
वसवा का संपादन कर रहे थे, साक्षात्कार का संपादन उन्होंने किया, और इसके अलावा मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी में भी किताबों के संपादन से जुड़े रहे होंगे। और जहाँ तक उनकी अपनी आलोचना किताबों का संदर्भ है, तो मेरे ख्याल से मेरे ज़हन में 2 ही किताबें आती हैं, एक तो कविता का दूसरा पाठ, और दूसरी का शीर्षक भी ऐसा ही है, कविता का दूसरा पाठ और प्रसंग। दरअसल ये दोनों जो किताबें हैं, इन किताबों में वो दरअसल जी, कविता का दूसरा पाठ और प्रसंग उसी पहली किताब को ही थोड़ा सा और उसका एक हाँ, उसका अलग विस्तृत रूप था। विस्तृत जी, रूप जी। था। तो मतलब जिस तरह से आलोचना की विधिवत प्रोजेक्ट के तरह लिखी गई किताबें होती हैं, ये वो किताबें नहीं है। इन्होंने समय-समय पर जो लेख लिखे, और जिन रचनाकारों के ऊपर लिखा, जिसमें कि मुक्तिबोध भी है, जिसमें मुझे याद आता है कि सोमदत्त की कविताओं पर उन्होंने लिखा। तो और भी स्वतंत्र लेख हैं, जैसे लोक कविता को लेकर उनका एक महत्वपूर्ण निबंध है। उसी तरह से वर्णन की कविता और कविता में वर्णन, इस तरह का एक निबंध है, जो शायद वो जिस तरह की नैरेटिव पोएट्री खुद लिखा करते थे, अ, उसको अपने तई खोलने का और उसके महत्व को बताने का वो लेख एक ज़रिया बनता है। उसी तरह से लोक के संदर्भ में, लोक कविता के संदर्भ में, या लोक की प्रॉपर्टीज़ जिस तरह से कविता में आती हैं, उसको लेकर उन्होंने लोक कविता के संदर्भ में जो लेख लिखा था, मुक्तिबोध की भूल-गलती पर उसमें एक लेख है। तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जो समय-समय पर उन्होंने लिखा, ये उसकी किताबें हैं। और इससे भगवत रावत की साहित्य में ख़ास तौर पर कवियों के संदर्भ में जो एक पसंद रही है, वो खुलती है। और इसके अलावा कविता में उनका अपना जो फ़ॉर्म था, उस फ़ॉर्म की जो खूबियाँ थी, वो भी इस किताब में प्रकारांतर से खुलती है। तो ये उनको समझने की एक बात है। और अगर आप कहें कि क्या समझ में आता है, यदि मुझे ही पूछा जाए कि मैं क्या समझा उनके आलोचना कर्म को केंद्र में रखकर, या उनकी कविताओं के निरंतर पाठ से, तो मुझे ये समझ में आता है कि उन्होंने एक देशी भाषिक मुहावरा प्राप्त किया था। बातचीत के शिल्प में कविता लिखना उन्हें बहुत प्रिय था। जो बुंदेलखंड की जो वाचिक विमर्श की शैली है, ये शायद वहाँ से आता है, जिसका एक उदाहरण मैंने बताया। अच्छा, उनकी कविताएँ लोक की आभा, ऊर्जा और शब्द संसार के बिना अपना मकाम उस तरह से शायद नहीं पाती थी, इसलिए उसने उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। और जहाँ तक समाज की बात है, तो निम्न मध्य और मध्य वर्ग का जो जीवन है, वो उनकी कविताओं में लगातार दिखाई देता है। उसमें कई तरह के चरित्र आते हैं, नाई है, कुजड़ा है, माली है, कोई अ, ऑटो चलाने वाला है, कोई तांगा चलाने वाला है। इस तरह के जो चरित्र हैं, यानी कि समाज में दृश्य रूप में जो लोग दिखाई देते हैं, निम्न मध्य वर्ग के लोग, और मध्य वर्ग के लोग, उनकी तरफ उनकी निगाह ज़्यादा थी। जैसे कचरे बीनने वाली लड़कियाँ उनकी बड़ी उस समय चर्चित हुई थी। तो वो इस तरह से निम्न मध्य वर्ग के गायक कवि थे, ये हम कह सकते हैं। और जो अपनी वाक्य रचना को पूरी तरह से संप्रेषित करने के लिए उस तरह का गठन किया करते थे। उनकी कविताओं में जो गहरी लय है, उसके साथ-साथ छंद भी चलता है। एक छंद भी है जो यहाँ तक उनके
अनुवाद में दिखाई देता है। एक कवि थे थॉमस, उनकी एलिजी का अनुवाद उन्होंने किया था, तो वो भावानुवाद था, और उस भावानुवाद में पूरा छंद आपको दिखाई देता है। वो जो आधुनिकता का जो सारा संसार था, चाहे वो बाजार रहा हो या चाहे आधुनिक परिदृश्य में जो पॉपुलर कल्चर आ रहा था, वो उनके यहाँ एक तरह से कविताओं में स्पर्श करता है, वो उसको छूते हैं और उसको अपनी कविता का हिस्सा बना लेते हैं। जो बदलाव हो रहा था, सोवियत विघटन के बदलाव को भी वो अपनी किसी भी कविता में कर लेते हैं। जैसे रूप कुमार वाली जो है, उसमें इस तरह के बहुत सारे संदर्भ आते हैं। तो वो जो गहराई उनकी है, वो लोक में है। आधुनिक और उत्तर आधुनिक संसार की जो चीजें हैं, उसमें वो जाते जरूर हैं, लेकिन उसमें रमते नहीं हैं। ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जिसमें वो पूरी तरह से रमे हों। हाँ, वो दिल्ली की आबो हवा और ये जो कविता है, वो भी दिल्ली को जिस तरह से वो देखा करते थे, वो सत्ता का केंद्र थी, या जिस तरह से लोग वहां आकर बदल जाते हैं, या वो उनका अपना एक नया सा शक्ति केंद्र बन जाता है। वो उस तरह के तो सारे इशारे उस कविता में हैं, लेकिन वो दिल्ली की कामना करने वाले कवि नहीं थे। तो इसलिए वो उसको दूर से देखते रहे, और उसकी जो साहित्य और संस्कृति की आबो हवा थी, जिसमें वो उर्दू और फारसी के लोगों को भी याद करते हैं, खुसरो को याद करते हैं, फिर उसके बाद मीर और गालिब को याद करते हैं। तो इस तरह से उन तमाम लोगों को भी याद करते हैं, और इसी बीच में वो एक संदर्भ जोड़ते हैं मुक्तिबोध की कविता की पंक्ति से कि कहाँ जाना है, उज्जैन की दिल्ली। और अंततः वो दिल्ली नहीं जाते, लेकिन जब जाते हैं तो वो बीमार होकर दिल्ली आते हैं। तो दिल्ली से एक तरह से जो दूरी का, लेकिन उसके आकर्षण का जो एक संदर्भ है, वो उनकी कविता में आता है। और जब वो कहते हैं कि आबो हवा कुछ और, यानी कि वो आबो हवा नहीं है जिस आबो हवा को एक साहित्य या संस्कृति का आदमी चाहता रहा। तो ये बातें हैं। शुक्रिया मंडलोई साहब, बहुत अच्छी चर्चा हो पाई, और आप इसका यकीन करें कितनी सारी बातें हम लोगों ने आपके माध्यम से जानी भगवत रावत जी की बहुआयामी रचनाशीलता को लेकर। और एक कविता ही है भगवत रावत जी की, आप यकीन करें। तो मैं इसको ही पढ़ता हुआ अपनी बात और आज की इस चर्चा को विराम दूंगा। आप यकीन करें, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता भगवत रावत जी की। मैं इसको पढ़ता हूं। पढ़िए पढ़िए। जी, रास्ते के उस तरफ खाली मैदान में दूर से ही दिखाई देता वह बुजुर्ग पेड़, वहां नहीं होता तो अब तक मेरी उम्र आधी रह गई होती। रास्ते के उस तरफ खाली मैदान में दूर से ही दिखाई देता वह बुजुर्ग पेड़, वहां नहीं होता तो अब तक मेरी उम्र आधी रह गई होती। हर रोज आते जाते कई बार तो जब कोई नहीं होता आसपास, तब तो सचमुच बोलकर मैं जोर से कहता हूं, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? आप यकीन करें, तब वह अपना कोई न कोई हाथ मेरी तरफ
हिलाता है, मेरे सारे शरीर में झुरझुरी फैल जाती है, माथे का पसीना गायब हो जाता है, हाथों में पीके फूटने लगते हैं, हाथों में पीके फूटने लगते हैं, सारा जिस्म हरी हरी डालियों से भर जाता है। आप यकीन करें, रास्ते के उस तरफ खाली मैदान में वह बुजुर्ग पेड़ वहां नहीं होता तो मेरे साथ साथ चलता सूरज कब का पहाड़ के उस तरफ वाले तालाब में डूब गया होता। मेरे साथ का सूरज चलता कब का पहाड़ के उस तरफ वाले तालाब में डूब गया होता। तो अर्पण जी, एक ये एक बात मैं समापन के समय पर कहना चाहता हूं कि भगवत रावत को कई तरह से याद किया जा सकता है। उनकी कविताओं के माध्यम से, उनकी कविताओं में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर निगाह जाती है और जो थोड़ा सा अलग है। उनमें एक गहरा आत्मस्वीकार भी था, और वो जो आत्मस्वीकार था वो बहुत कम कवियों में होता है। तो मैं वो पंक्तियां सुनाकर समझता हूं कि हम अपनी वार्ता का समापन करें। क्षमा करें श्रोतागण, मैं बच बचाकर देखभाल कर चलने वाला साधारण सा कवि, जानता हूं अपनी औकात। यकीन करें, मैं कविता के घेरे से बाहर नहीं जाऊंगा। मुझ पर शक ना करें, सबसे बनाकर काटी है अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी। और ये कविता कुछ हुआ कुछ इस तरह संग्रह में है। तो ये जो स्वीकार है, ये बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। तो ये जो ईमानदारी है, मेरे ख्याल से ये ईमानदारी भी गौरतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया लीलाधर मंडलोई जी, यहाँ आने के लिए और भागवत रावत जी के इन कई पक्षों पर हमारे साथ अपनी बातें साझा करने के लिए। धन्यवाद।